इंटर्नशिप आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 3 महीने के लिए या फिर बहुत ज्यादा आप 6 महीने के लिए जो इंटर्नशिप है वो कर रहे हैं, तो इसमें कितना ही जो है वो अमाउंट में फर्क आ जाएगा, कितना ही आप पैसे जो है वो कमा लेंगे। तो वरना क्लाइंट तो आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कल अच्छी लीड आई थी, आज अच्छी लीड नहीं आई, फिर कल अच्छी लीड आई थी, आज अच्छी लीड नहीं आई। इन सब चीजों के चक्कर में अगर आप कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस करते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। देखते हैं इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन श्री पुजारी का है। सर मैं अभी बैंगलोर में डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कर रहा हूँ, 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, कंपनी यूएस बेस्ड है पर कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है। अभी डेली रिपीटेड वर्क करने को बोल रहे हैं टीम लीडर, स्टाइपेंड 3K है और मैं अभी BCA थर्ड ईयर में एंटर करने वाला हूँ। मेरे को क्विट करना चाहिए, कंटिन्यू? प्लीज अपकमिंग संडे चर्चा में क्वेश्चंस का आंसर दे देना। देखो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंटर्नशिप में स्टाइपेंड को बहुत ज्यादा अभी वेटेज ना दें। स्टाइपेंड चाहे 3,000 हो या 10,000 हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटर्नशिप आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 3 महीने के लिए या फिर बहुत ज्यादा आप 6 महीने के लिए जो इंटर्नशिप है वो कर रहे हैं, तो इसमें कितना ही जो है वो अमाउंट में फर्क आ जाएगा, कितना ही आप पैसे जो है वो कमा लेंगे। तो इस चीज को तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दें। स्टाइपेंड केवल इसलिए होता है ताकि थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहें। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई बिगिनर जो है वो इंटर्नशिप में एंटर करता है और उसको स्टाइपेंड मिलता है तो वो मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, मेरे को आने जाने का जो कुछ खर्चा है वो मिल रहा है। इसको आप सैलरी से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, यहां पर कोई नेगोशिएशन आप करें ये सब मुद्दा है ही नहीं, तो इसको तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर दें। सेकंड पॉइंट आपने कहा कि मेरे को कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, बार बार रिपीटेड काम करने को मिल रहा है। अब यहां पर यह भी समझना पड़ेगा जो रिपीटेड काम आप बार बार कर रहे हैं वो किस टाइप का काम है। जैसे वो आपसे बार बार जो बिजनेसेस हैं उनकी रिसर्च करवा रहे हैं, विच इज अ गुड वर्क, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये काम बार बार भी करने को आपको मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो आपसे एड कॉपी की रिसर्च करवा रहे हैं, दैट इज फाइन। वो आपसे कीवर्ड रिसर्च बार बार जो है वो करवा रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, वो भी अच्छी चीज है। इससे भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। बट सुबह से शाम तक के अगर वो केवल आपसे एक ही टाइप के जो बैकलिंक्स हैं वो ही बस बनवाते जा रहे हैं, कुछ आपको नया जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। देखिए इंटर्नशिप के बाद आप ये जस्टिफाई कर पाए कि आपने एग्जैक्टली क्या सीखा है। फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के बाद आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने, तो आपसे पूछेंगे ना कि इंटर्नशिप में आपने क्या किया, बता देंगे ये चीजें मैंने की। भाई क्या नया आपने सीखा, क्या स्किल आपने डेवलप करी। तो एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप 3 महीने या 6 महीने के बाद आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप बता सके कि ये काम मेरे को अच्छी तरीके से आता है। अगर ये चीज आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको वहां से क्विट करके दूसरी इंटर्नशिप जो है वो ढूंढ लेनी चाहिए, या फिर अभी आप अपना BCA कर रहे हैं तो एक बार BCA भी कंप्लीट कर लें, कुछ आप साथ ही साथ पढ़ते रहें और उसके बाद जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। 2 जगहों पर एक साथ फोकस लगाना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाता है और कहीं पर भी आप ठीक तरीके से परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाएंगे। आई बिलीव अब आपको डिसाइड करना है कि जो आपको रिपीटेड काम मिल रहा है वो किस टाइप का है, क्या उससे कोई वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड यहाँ पर अतुल का क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज, मेरा क्लाइंट का कहना है कि कभी कभी बहुत अच्छा बिजनेस आता है और नेक्स्ट 2-3 डेज ड्राई होता है, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि डिमांड सप्लाई का इश्यू नहीं है, गूगल की तरफ से कुछ तो है, प्लीज शेयर योर सजेशंस। देखो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि कल भी मेरे को 10 लीड्स आई थी तो आज भी, मतलब यस्टरडे मेरे को 10 लीड्स आई थी तो आज भी मेरे को 10 ही लीड्स आनी चाहिए या 12 लीड्स आनी चाहिए, और कल भी मतलब टुमारो जो आएगा वो भी मेरे को 15 जो लीड्स है वो आनी चाहिए, 10 से ज्यादा ही आनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर ये 10 से 2 हो गई तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बट ऐसा होगा, देखिए आज के टाइम में जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स बिहेव कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है प्लेटफॉर्म्स की वो रोज आपको बिजनेस ला कर दें। आपको इस तरीके से समझना है कि फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट कर रहे हैं 30 लीड्स का पर मंथ, तो आपको 30 लीड्स पर मंथ जो है वो मिलनी चाहिए। किसी दिन आपको लीड ज्यादा मिलेंगी, किसी दिन आपको लीड्स कम मिलेंगे, ये बराबर तो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरीके से एल्गोरिथम्स जो है वो काम करते हैं। मान के चलते हैं कि आज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगले दिन कॉम्पिटिटर ने जो है वो कुछ नई चीजें कर दी, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटर ने कुछ चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कॉम्पिटिटर ने अपनी ऑप्शन इनसाइड में देखा और वहां पर देखा कि आपको ज्यादा जो है वो बिडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसको बीट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो कोई एक्शन नहीं लेगा। तो जैसे ही वो एक्शन लेगा नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन जाए, फिर आप कुछ एक्शंस लेंगे या फिर कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी ऑटोमेटेड लगी होगी तो उसके हिसाब से कुछ जो कैंपेन्स है वो अपने आप को एडजस्ट करने की
कोशिश करेंगे। तो रिजल्ट्स हमेशा किस तरीके से देखे जाते हैं? एवरेज में। मतलब आप हमेशा इस तरीके से देखें, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, इस तरीके से आप रिजल्ट्स देखने की कोशिश करें। अब अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई, लास्ट 30 डेज में मेरे को 150 लीड्स जो हैं वो अचीव हुई थी। उनको जब मैं उससे पुराने वाले लास्ट 30 डेज के साथ कंपेयर करता हूं तो वहां पर मेरे को 120 लीड्स जो है वो जनरेट हुई थी। और इससे कितना बिजनेस आया वो भी देखना है, इससे कितना बिजनेस आया वो भी देखना है। वरना क्लाइंट तो आपको हमेशा ये बताते रहेंगे, कल अच्छी लीड आई थी, आज अच्छी लीड नहीं आई, फिर कल अच्छी लीड आई थी, आज अच्छी लीड नहीं है। इन सब चीजों के चक्कर में अगर आप कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस करते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इन सारी चीजों को आराम से आप क्लाइंट को समझाइए। अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर वो कभी इस बात को नहीं समझेंगे और कभी भी वो प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से काम करते हैं उनको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा एक देसी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि आप दुकान भी खोलते हैं, राइट, उसमें भी हमेशा कांस्टेंट फ्लो ऑफ कस्टमर्स नहीं रहता है। किसी दिन आपको लगता है कि नहीं, मेरी दुकान पे यार आज कुछ कम जो है वो कस्टमर्स जो है वो आए हुए हैं, तो क्या आप करते हैं? आप पूरी दुकान की स्ट्रैटेजी बदल देते हैं? नहीं ना, आप तब बदलते हैं जब आपको लगता है कि अरे यार लास्ट 7 डेज से दिक्कत हो रही है या लास्ट 15 डेज से दिक्कत हो रही है। क्या चक्कर है भाई, मेरी शॉप के ऊपर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या बगल वाली शॉप के ऊपर चले गए? क्या उसने कोई ऑफर चला दिया? तो 1-2 दिन की डेटा के बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। और ये ऐसा ही होता है बिकॉज एल्गोरिथम्स आपको एवरेज में रिजल्ट्स देने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? जैसे ही आप अपना 500 रुपए का पर डे का बजट लगाते हैं, सिस्टम समझता है कि इसका मंथली बजट जो है वो 15,000 रुपीज है और आपने फॉर एग्जांपल टारगेट सीपीए रख दिया 500 रुपए। तो सिस्टम को पता है ना कि मेरे को जो है वो इनको 30 लीड जो है वो लाकर देनी है पूरे मंथ में। कोशिश ये करनी है कि 30 लीड्स मिल जाए। तो किसी दिन 2 मिल सकती, किसी दिन कोई नहीं मिल सकती, किसी दिन 4 मिल सकती। क्या ही करेंगे आप, राइट? बजट उस तरीके से जो है वो स्पेंड होगा। तो इस चीज को समझिए, थोड़ा सा क्लाइंट को भी जो है वो डिटेल में समझाने की कोशिश करिए। और डिजिटल मार्केटिंग में आवरली बेसिस पे अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, डेली बेसिस पे रिजल्ट्स देखेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। कुछ भी कॉन्क्रीट डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे। रियलिटी है, मैं ये 10 बार बता चुका हूं, मैं बार बार ये बात कहने को तैयार हूं। संजय का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर कैसे हो? सर जैसे आपने बताया कि उस पेज पर बैकलिंक बनाना चाहिए जो पहले से इंडेक्स हो। हाँ बिल्कुल, इस कंडीशन में तो गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एंड कमेंट बैकलिंक्स ही बनते हैं, क्योंकि बाकी और टाइप के बैकलिंक्स को हम बनाते हैं तो वो न्यू पेज हो जाता है, जैसे कि प्रोफाइल बैकलिंक्स, बिजनेस लिस्टिंग, क्लासिफाइड। और क्या कमेंट बैकलिंक्स आज भी वर्क करते हैं? बैकलिंक्स की ओनली न्यू एंड वर्किंग स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाओ। देखो मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं किस टाइप के बैकलिंक्स वर्क करते हैं या किस टाइप के बैकलिंक्स आपको बनाने चाहिए। 1 मिनट में सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये वो पेज है जिसके ऊपर आपको बैकलिंक्स बनाना चाहिए। पहली बात तो ये पेज इंडेक्स हो, अगर थोड़े टाइम से इंडेक्स है तो और भी अच्छी बात है। दूसरी बात, हेडर में लिंक नहीं होना चाहिए, फुटर में लिंक नहीं होना चाहिए। जो यहां पर मेन कंटेंट है जो ये पेज ओनर डालता है, पेज ओनर कहो या ऑथर कहो, जो ये कंटेंट जो होता है इसमें आपका बैकलिंक होना चाहिए। यूजर जनरेटेड कंटेंट में बैकलिंक्स का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। कमेंट्स तो यूजर जनरेटेड है, मतलब कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर आएगा, राइट, और यहां पर कमेंट डालेगा और अपना बैकलिंक लगा दे तो ऐसे तो हर कोई बैकलिंक्स ही बनाता चला जाएगा। तो बैकलिंक्स फिर कहां हो रहा है? रिकमेंडेशन की तरीके से बैकलिंक्स कहां यूज हो रहा है? ऐसे तो कोई भी जाएगा बैकलिंक्स बना देगा। आजकल बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, टूल्स हैं, उसके बेसिस पे लोग जो है वो बैकलिंक्स जो है वो बनाते चले जाएंगे। तो फिर गूगल इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि उसको समझ में ना आए कि जेन्युइन बैकलिंक्स कौन से हैं और आपके द्वारा बनाए गए बैकलिंक्स कौन से हैं। तो दूसरा जो आपने सवाल पूछा, क्या कमेंट बैकलिंक्स आज के टाइम में वैलिड हैं? बिल्कुल वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ कमेंट बैकलिंक्स को, उनसे कोई मतलब ही नहीं। और जो आपने शुरुआत में लिखा कि क्या गेस्ट पोस्टिंग टाइप के जो बैकलिंक्स है वो आज के टाइम में अच्छे बैकलिंक्स माने जाते हैं, बिल्कुल गेस्ट पोस्टिंग ही टाइप ऑफ वो बैकलिंक है जो सबसे सॉलिड टाइप ऑफ बैकलिंक है। अब उसको आप गेस्ट पोस्टिंग कहें, उसको आप कोई भी नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के बीच में यहां पर जो कंटेंट होता है उसके बीच में जब कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक आपको मिलता है, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स आपको मिलता है, रिलेवेंट बैकलिंक्स आपको मिलता है, ये बैकलिंक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। आप इसके लिए $10 देते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेबसाइट, या $100 देते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये पेड ही होते हैं। अब आप बोलो हाँ होते हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, जिस चीज की वैल्यू है वो हमेशा पेड ही रहेगा। इस बात को आप समझो ना, कोई चीज जो वैल्यूएबल है वो फ्री मिल सकती है क्या आपको?
क्यों ही देगा? ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी वेबसाइट बनाया, कंटेंट डाल रहा है, बस आपको ऐसे ही आप चाहें बैकलिंक्स आपको मिल जाएगा, ले लीजिए, फिर कमेंट बैकलिंक्स ले लीजिए, तो उसको गूगल भी वैल्यू नहीं करेगा। तो थोड़ा लॉजिकली हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। आपको बात समझ में आई? तो आज के टाइम में यही बैकलिंक्स जो है वो मायने रखते हैं। साहिल का नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटर? हाँ, वर्थ इट है, बट डिपेंड करता है कहां पर काम करना चाह रहे हैं या किस हिसाब से आप एमबीए को लेना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो वहां पर यार एमबीए का टैग जो है वो भाई साहब इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप कोई ऐसी छोटी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं जहां पर आपको काम बहुत अच्छा आता है, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है और आप एमबीए नहीं भी हैं, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो काम है वो चल जाएगा और आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट में या किसी एमएनसी में जा रहे हैं तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि अगर आप एमबीए मार्केटिंग में नहीं है, प्लस आपके पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स नहीं है, प्लस आपको 2 इयर्स का परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एज अ टीएल एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस आपके पास ग्रोथ की कोई पहले से पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। खेल खत्म। अब आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ते बंद हो गए, तो काम यहां भी चल सकता है, काम यहां भी चल सकता है। कहां आपको अप्लाई करना है उसको आप समझिए। तो आप थोड़ा सा काम करिएगा, लिंक्डइन पे जाइएगा और जॉब्स में आप सर्च करने की कोशिश करिएगा जो एमएनसीज हायर लेवल पर परफॉर्मेंस मार्केटर्स को या परफॉर्मेंस मार्केटिंग डायरेक्टर्स को सीनियर लेवल पर जो ढूंढने की कोशिश करें, उनमें वो क्या चीजें या क्या स्किल्स जो है वो डिमांड करती हैं। एक और चीज है, मान के चलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी के अंदर हैं और एक और कैंडिडेट है जो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इसके पास जो है वो एमबीए की भी डिग्री है, तो प्रमोशन के टाइम पर इसको वेटेज जो है वो मिल जाएगा। भाई साहब, हर चीज का वेटेज होता है, पर्सनैलिटी का वेटेज है, पुराने जो परफॉर्मेंस है उसका वेटेज है। जब भी सीनियर पोजीशन के लिए जो है वो हायरिंग करी जाती है, बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। या प्रमोशन के लिए जब किसी कैंडिडेट को कंसिडरेशन में लिया जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है इवैल्यूएशन होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनके अलग अलग वेटेज जो है वो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कैसी है और उसकी प्रायोरिटीज कैसी, तो उसके बेसिस में इसको वेटेज मिल जाएगा, ये प्रमोट हो जाएगा। तो आप समझिए कि यूज केस क्या है और कहां पर वो यूज होता है। सीधे अगर एक लाइन में कहने की कोशिश करी जाए कि एमबीए की जरूरत नहीं है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी ठीक है, एमबीए की जरूरत नहीं है, बट यहां फंस जाओगे, यहां फंस जाओगे। तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है और कोई भी चीज नुकसान नहीं देती। अगर आपके पास अभी स्कोप है, आप कर सकते हैं उसको, आपके पास टाइम है, आपकी एज है और आप उसको कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़ दो बिकॉज कोई स्कोप नहीं। भाई कर लो उसको, वो चीज कभी जीवन में आपको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। अगर मेरी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मे बी मैंने पहले भी लोगों को बताया होगा, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, जिससे कि मेरा टेक्निकल बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर लाइक यूनिवर्सिटी से प्रॉपर ऑफलाइन एमबीए है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने ऑनलाइन कोई एमबीए कर लिया वो कर लिया, ठीक है। एमबीए मार्केटिंग प्लस फिनांस मेरा डुअल एमबीए है, स्पेशलाइजेशन। उसके बाद एक पीजीडीएम भी है, ठीक है, जिसको मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं कहीं पर, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में था ये, और इसमें जो मेरे सब्जेक्ट थे वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये 1 ईयर का होता है, तो ये भी मैंने किया हुआ था, ठीक है। ये मैंने यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ये मैंने यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आज मेरे को वेटेज मिलता है इन सब चीजों का, कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट जो है वो मिलता है। जब मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूं या किसी कॉर्पोरेट में मेरा इंट्रोडक्शन होता है, वहां ये चीज मेंशन करी जाती है और ये रेजोनेट करता है। अगर मैं अब कोई मार्केटिंग की बात करता हूं तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मैं एलिजिबल हो जाता हूं उस चीज पे बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग की डिग्री है, आई एम एन एमबीए इन मार्केटिंग एंड फिनांस। आपको बात समझ में आई? तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि कब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आप अपने हथियारों को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो उसको खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कर लें, अगर आपके पास स्कोप है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप कर सकते हैं। यहां पर एक और जो क्वेश्चन है वो है बी मिलियनेयर का। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड बिटवीन आई लर्न ऑल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम यू। व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट यू आर सेइंग दिस थिंग called creative is the new targeting many times, and we can use that for e-commerce or digital products or courses. But what about the real estate projects, sir? How do we have to target them using the creative is the new targeting method? I am asking this because we cannot use the whole India thing here. I hope you are going to reply this in Sunday Charcha. अच्छा, इनका जो डाउट है वो ये है कि सर जब आप ये कहते हो कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, तो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग? क्योंकि रियल एस्टेट में तो लोकेशन वाइज जो प्रोजेक्ट्स है वो होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है जो दिल्ली के लिए ही केवल है प्रोजेक्ट, अब उसमें आप क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, जब मैं क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि क्रिएटिव ये टारगेटिंग डिसाइड करेगा आपकी लोकेशन क्या होगी, वो तो आप सेट ही कर लोगे, ठीक है। आपकी लोकेशन सेट कर लोगे, आपकी एज अगर सेट करनी है तो वो आप सेट कर लोगे, ये तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो है वो सेट कर लोगे। जब मैं क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग की बात करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप यहां पर क्रिएटिव्स में मैसेज डालते हो, या यहां पर जो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हो यहां पर, या जो आप हेडलाइंस लिखते हो, या अगर इसके अंदर वीडियो है तो वीडियो में जो कंटेंट बोला जा रहा है, नाउ मेटा कैन अंडरस्टैंड दिस एंड अकॉर्डिंगली इट कैन शो एड टू द रिलेवेंट ऑडियंसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लियरली अपने क्रिएटिव के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को मेंशन किया है कि जो इसका प्राइस है वो 1 CR प्लस है, या इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली है, इफ यू आर मेंशनिंग देयर, इसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली है, जो भी आप इसमें मेंशन कर रहे हैं, जो भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर मेंशन किया कि ये प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेटा इस बात को आज के टाइम में समझता है कि ये प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स रीच टू द पीपल हु आर मोर लाइकली टू परचेज द प्लॉट्स नॉट द अपार्टमेंट्स। तो अगर इस ऑडियंस ग्रुप में से इस वाले पर्सन को प्लॉट में इंटरेस्ट हो सकता है और ये पर्सन इस एड के साथ इंटरेक्ट करके लीड सबमिट कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेटा इसको एड दिखाने की कोशिश करेगा। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, द ओनली रीजन इज कि आज क्रिएटिव्स को एल्गोरिथम समझता है और उसके हिसाब से वो बेटर पर्सन तक आपका एड पहुंचा सकता है, रादर आप ही सारे इंटरेस्ट बेस्ड वगैरह जो टारगेटिंग है वो करने की कोशिश जो है वो करें। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। हाँ, जब आप ऑल इंडिया जो है वो एड चला रहे होते उस वक्त आपका स्कोप ज्यादा होता है, आपकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर परफॉर्मेंस D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। एक और चीज होती है D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से, ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर बेसिकली परचेज इवेंट काफी क्लियरली जो है वो डिफाइन होता है और इसके एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो वहां पर एक और जो एडिशनल डेटा है वो मेटा के एल्गोरिथम को जा रही होती है, जिससे और भी बेटर टारगेटिंग जो है वो हो जाती है। अगर आप क्रिएटिव्स पे खेलते हैं D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ी सी एज वहां पर आपको मिल जाती है, बट यहां पर भी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज और ज्यादा इंप्रूव होगी भाई साहब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो उमर सर, आपने बोला था कि गूगल एड्स एडवांस कोर्स में न्यू वीडियोस ऐड करेंगे। अभी कुछ तो वीडियोस हम लोगों ने ऐड किए हैं, आई बिलीव लास्ट मंथ ही 3-4 वीडियोस ऐड किए और अभी जरूरत नहीं। देखो जैसे ही जरूरत होगी उसमें कोई नए वीडियो ऐड करने की हम ऐड करेंगे, बिना मतलब ऐड करते चले जाएं तो कोई पॉइंट बनता नहीं। सारी चीजें तो हम लोगों ने कवर कर दी, कितने वीडियोस हैं, इतना इन डेप्थ कोर्स है, आप देखो तो उसको, ठीक है, बहुत इन डेप्थ कोर्स है और उसी की सारी की स्ट्रैटेजीज को अगर आप यूज कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, मैंने 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है उस कोर्स के अंदर डाल दिया। आप लोगों ने अगर आपने उसको बाई किया है, देखा है, तो आपने देखा होगा उसमें कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे अकाउंट्स आपको दिखाए उसमें जिसमें 2021 से डेटा चली आ रही है, 2020 से डेटा चली आ रही है, 19 से डेटा चली आ रही है, इतने पुराने बड़े, तो कितना अनुभव हमने उसमें जो है वो डाल दिया। जैसे जैसे जरूरत होगी कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, वैसे वैसे हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर हम उसमें ऐड कर देंगे ना तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमें पता है ना कि क्या चीजें सर्व करने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा एडवांस ट्रैकिंग का भी कोर्स है, जिन्होंने अभी तक बाई नहीं किया आराम से उसको बाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब अपडेटेड कोर्स है। कोई भी कहे कि वो आपने सर 6 महीने पहले जो है वो रिकॉर्ड किया था, अबाउट डेट हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हो गया भाई साहब। मुझे पता है ना कि जब जरूरत होगी मैं खुद से उसके अंदर जो नए वीडियोस है वो डाल दूंगा। जिसको बाई करना है बड़े आराम से बाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर बिगिनर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स न्यू बैच कब आ रहा है? अच्छा 27 जून से ही आ रहा है। ये बिगिनर वाला भाई साहब कोर्स है। बिगिनर वाले कोर्स में क्या होता है, जिसने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है उसके लिए वो कोर्स हमने बनाया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज मॉड्यूल्स हम लोगों ने इसीलिए बनाया ताकि हर किसी को सर्व कर सके। अब आप खुद समझिए, केवल हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में ऑपरेट करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने कितने सारे डिफरेंट कोर्सेज या बैचेस या आप ऐसे समझे कोहर्ट्स बना रखे हैं। वो इसलिए बना रखे हैं कि राइट कैंडिडेट को राइट करिकुलम जो है वो दिया जा सके। इसमें और एडवांसमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को, बहुत सारी चीजें हम लोग नई भी कर रहे हैं। यहाँ पर मिलन का क्वेश्चन, आई एम करंटली वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेयर वी हैंडल गूगल एड्स फॉर सेवरल IT clients based in India who want to target the US market. The challenge I am facing is that IT niche in the US is highly competitive, absolutely, and CPCs are very high, often around 1,500 to 3,000 per click. Most clients allocate a daily budget of 5,000 to 7,000, which only gets 2-3 clicks a day. Because of this, results are not satisfactory. बिल्कुल सही। In such scenario, I am unaware if the issue lies within the limited budget or if I need to improve my strategy. देखो बहुत ही highly competitive इंडस्ट्री है ये और सर्च एड से आज के टाइम में क्रैक करना और पुराने कॉम्पिटिटर्स को हटाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज उनका बेस बन गया है, उनके अकाउंट्स के अंदर डेटा है। नाउ दे नो क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं
कर रही हैं, आपने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है, आपका जो टैग वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं होंगे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा, नए टाइप के कैंपेन जैसे डिमांड जेन है, जैसे यूट्यूब कैंपेन्स हैं, ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, आप कोशिश करो कि इन टाइप के कैंपेन्स को यूज करके चीजों को क्रैक करने की कोशिश करो। यहां पर इनबाउंड अप्रोच आपको काफी महंगी पड़ेगी, यानी कि जो सर्च एड्स हैं वो काफी महंगे पड़ेंगे। आप मेटा जो है उसको भी ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको प्रॉपर फनल जो है बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपको वीडियो सेल्स लेटर वाली फनल जो है, VSL फनल, उसको आपको यूज करना पड़े। वहां से आप अपॉइंटमेंट्स बुक करें और अपॉइंटमेंट्स बुक करने के बाद उनको क्लोज करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा आपको सस्ता जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा आप कम्युनिटी बेस्ड कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कोई कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप अपने रिजल्ट जो है वो शोकेस करके वहां से जो प्रोजेक्ट्स है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च एड्स इज रियली रियली डिफिकल्ट इन दिस निश टू क्रैक, और अगर आपने क्रैक भी कर लिया तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, इतनी महंगी आपको जो लीड है वो मिलेगी। फाइन, तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। बजट वगैरह अगर आप बढ़ा भी देंगे तब भी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है। हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया, रिजल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी या मैथ्स बनती नहीं है। बाकी आपके ऊपर है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर क्लाइंट डिस्कवरी क्वेश्चन आयर विच यू हैव क्रिएटेड बाय चैट जीपीटी इज द सेम विच वी हैव शेयर्ड विद द क्लाइंट। हाँ वही है, मतलब जो हमने चैट जीपीटी से क्लाइंट क्वेश्चन आयर क्रिएट करवाया था वही क्लाइंट क्वेश्चन आयर जो है वो हम लोगों ने क्लाइंट को सेंड कर दिया था। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे ऐड वैड करते हैं, और हर डिफरेंट टाइप के क्लाइंट के लिए जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो जब क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो LLMs को देते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आयर है वो प्रिपेयर करता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वो क्वेश्चन आयर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करके देता है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके देता है। तो आप ये सोचो कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आयर जो है वो सभी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट्स और सभी टाइप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, सेम निश में अगर आप ऑपरेट करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइप का जो क्वेश्चन आयर वो काम कर जाए, बट फिर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करने की उसको जरूरत पड़ती है। दैट इज द रीजन आई से कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है तो उसको तो आप प्रोडक्टाइज कर सकते हैं कि भाई मैं तेरे लिए ना यूजीसी वीडियोस बनाऊंगा, 8 यूजीसी वीडियो बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए पर यूजीसी के 8000 रुपए लूंगा, ये तो प्रोडक्टाइज हो सकता है। बट जहां पर बहुत सारी कस्टमाइज सर्विसेज होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सिचुएशन अलग होती है, उनकी करंट स्टैंडिंग्स अलग होती है, अभी वो कहां पर हैं और कहां पर पहुंचना चाहते हैं, क्या हमें करने की जरूरत है, उसकी वजह से अलग अलग टाइप की चीजें होती है, अलग कोटेशन जाता है, अलग स्ट्रैटेजी बनती है, सब कुछ हुआ है। तो 50 to 60% ऑफ द क्लाइंट्स को ऐसे ही डील किया जाता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा काइंड ऑफ सर्विस प्रोडक्टाइज ही हो जाती है कि भाई केवल मीडिया बाइंग ही उनकी करनी है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, चीजें सेटअप है, सिंपली मीडिया बाइंग करनी है, तो उस पर चलो एजेंसी ने परसेंटेज ऑफ द बजट जो है वो चार्ज कर लिया, राइट। तो आई बिलीव आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोशिश पूरी करी गई है कि सभी लोगों को ठीक तरीके से समझाया जा सके। हाँ, जो मैंने कोर्सेज की बात करी थी, कोर्सेज के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट learn.umartaskia.com के ऊपर जा सकते हैं, और सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप utdigitalmedia.com के ऊपर जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, या जो नीचे नंबर्स दिए उन पे भी आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट संडे चर्चा के एपिसोड में।